तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि व्हेन वी गो बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इज दैट वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड देयरफॉर वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी टू मच एंड दैट रिजल्ट्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्ट्रक्शन। आप जानते हैं एंजाइम और प्रोटीन, और आपने पढ़ा है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबलाइज करने में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यस और नो? यस। प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करने में हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत स्पेशल रोल होता है। तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डिसरप्शन हो जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन्स, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिसरप्ट हो जाता है। और जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही डिसरप्ट हो तो जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप भी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई। और जब एक्टिव साइट की शेप मॉडिफाई हो जाएगी और जब सबस्ट्रेट आएगा बाइंड होने के लिए, तो क्या बाइंड हो पाएगा? नहीं। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है? जी। एंड देयरफॉर जो एंजाइम एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होके यहां तक के जीरो हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एंजाइम डी नेचर हो गया। याद रखना, जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता तो हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम डी नेचर या डी नेचुरेशन। एंजाइम डी नेचुरेशन हो जाएगी। तो जब हम टेम्परेचर को अबव ऑप्टिमम लेके जाते हैं, बियॉन्ड ऑप्टिमम लेके जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और एक्टिव साइट हो जाती है मॉडिफाई। एक्टिव साइट जब मॉडिफाई हो जाती है तो सबस्ट्रेट आकर उस पर बाइंड ही नहीं हो पाता, और जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो लाजमी सी बात है कि एंजाइम एक्टिविटी विल नॉट टेक प्लेस। अब ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 10 to 37 में होता है, और मैक्सिमम एक्टिविटी उनकी 37 पे हमें नजर आ रही होती है। तो इसी के लिहाज से ग्राफ बना लेते हैं। एक्सप्लेनेशन तीनों की अलग अलग मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आई होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि हम ये टेम्परेचर यहां प्लेस कर रहे हैं, एंड लेट्स से कि दिस इज द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 20, this is let's say 30, and this temperature let's say is 40. so below optimum भी हमने क्या देखा कि एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एंजाइम क्या हुए हैं, फ्रीज। जब 10 डिग्री से हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं, 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट देखते हैं बच्चे, कि जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री से बढ़ाना शुरू करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, यहां तक के मैक्सिमम हो जाती है 37 तक जाते जाते, बिकॉज जो कोलिजन हैं वो अपने मैक्सिमम रेट पर हो रहे होते हैं। बट व्हेन वी गो बियॉन्ड ऑप्टिमम, एंजाइम में क्या होता है, स्ट्रक्चर मॉडिफाई होना शुरू होता है और एंजाइम एक्टिविटी नीचे आ जाती है। और इस ग्राफ को हम यहाँ हम कहते हैं लेट्स से 37 डिग्री सेल्सियस था, एंड इस पॉइंट पर एंजाइम की एक्टिविटी वाज मैक्सिमम। आर बी क्लियर? यस। दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं कि in general it's true that most of the enzymes will denature above 37 degrees Celsius, but there are some special enzymes which can work above this range. So examiner आपको बता भी सकता है कि मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया का एक एंजाइम है जो 80 डिग्री पर काम कर रहा है, तो अब वो 37 डिग्री पे डीनेचर नहीं हो जाएगा, बल्कि वो 80 डिग्री तक जो है वो अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम करेगा और 80 डिग्री के बाद जाकर डीनेचर होगा। इज दैट क्लियर? So please note down the explanation and draw the graph. And if you have any questions, you may ask now about this. जी अबाद भाई, कोई सवाल है या नहीं है? नहीं। जी नोट कर लिया आयशा?
सर नोट्स का क्या हुआ? बेटा नोट्स का ट्रैकिंग नंबर मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, वो फिर इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेस कर लीजिएगा। वो मेरे ख्याल टीसीएस का ट्रैकिंग नंबर अभी आया नहीं है। बेटा लास्ट फैक्टर आज की क्लास का हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट्स पीएच। बेटा पीएच क्या होता है? अगर मैं आपको इस लेवल पे सिंपली बताऊं तो पीएच इज बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम एंजाइम में जब पीएच का इफेक्ट देखते हैं तो व्हाट वी सी इज दैट एंजाइम्स कैन ओनली वर्क एट देयर ऑप्टिमम पीएच रेंज। हर एंजाइम जो काम करता है वो अपनी एक खास रेंज में काम करता है। अगर पीएच उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, पीएच उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो वो एंजाइम काम बोलो मेरा नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? यस। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप पीएच को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं ऑप्टिमम से हटकर, तो होता क्या है, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा हाइड्रोजन आयन को, और हाइड्रोजन आयन जब इफेक्ट होते हैं तो इससे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स। और आप जानते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये दोनों बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली एनी चेंज इन द पीएच विल डिसरप्ट, जो कि देखो हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बने में, तुम चाहे पीएच बढ़ाओ या कम करो, जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो अब वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बने में वो या तो टूटेंगे या नए बनेंगे। अगर नए बने या टूटे, दोनों सूरतों में जो स्ट्रक्चर होगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो मॉडिफाई हो जाएगा या नहीं होगा? जी सर। हो जाए। तो बेटा क्या कहते हैं हम, ये बहुत बारीक बारीक वर्ड्स में अदा कर रहा हूं, ये बच्चों के एक्सप्लेनेशन में मिसिंग होते हैं। एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी नॉट कॉन्सेंट्रेशन, एनी चेंज इन पीएच, एनी चेंज इन पीएच विल इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड्स। और आप जानते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो इन पे बेस कर रहा होता है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, जब चेंज होगा तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का मॉडिफाई। मॉडिफाई हो जाएगा। तो एक्टिव साइट भी क्या हो जाएगी, चेंज। मॉडिफाई हो जाएगी। जब एक्टिव साइट भी मॉडिफाई हो जाएगी तो सबस्ट्रेट, बोलो बेटा, कैन नॉट बाइंड। तो क्या यहां भी वर्ड इस्तेमाल करूंगा मैं, एंजाइम डीनेचुरेशन। जी। बच्चे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ वो जो होता है ना, क्या नाम है इसका, टेम्परेचर वाला, उसमें डीनेचर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। भाई यहां पर भी एंजाइम डीनेचर हो गया, क्योंकि जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के मॉडिफाई होने की वजह से बाइंड नहीं हो पाएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एंजाइम डीनेचुरेशन। एम आई क्लियर? अब बाद आयशा जवाब देते जाओ बेटा। यस सर। So let's take an example of three enzymes. One enzyme is, let's say, pepsin, and it is a special enzyme क्योंकि ये वर्क करता है, ये वेरी फ्यू एंजाइम्स में से है जो कि एसिडिक पीएच पे काम करता है। ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच पर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, लेकिन ये स्टमक में होता है। इसी तरह एक एंजाइम है यूरिएज, लाइक नॉर्मल एंजाइम्स इट वर्क एट अ नॉर्मल पीएच ऑफ 7। एंड हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, लेट्स से अमाइलेज, वो ज्यादातर एंजाइम हमारी बॉडी में पीएच, जिस पीएच पे ऑप्टिमली काम कर रहे होते हैं वो 8 होती है। ठीक है ना? तो अगर मैं इन तीन एंजाइम्स के ग्राफ आपके सामने बनाऊं पीएच के, तो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक।
अगर ये 3 एंजाइम में ले लूं तो लेट्स से कि दिस इज द पीएच वैल्यू 2, तो आप देख सकते हैं कि 2 की पीएच वैल्यू पर इसकी पीएच जो है वो एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है, जबकि उससे पहले और उससे नीचे उससे आगे डिक्रीज हो रही है। अगर मैं यूरिएज की बात करूं, लेट्स से दिस वैल्यू इज 7, तो यूरिएज इज शोइंग इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी एट पीएच 7 एंड विद इन अ नैरो रेंज उसकी एक्टिविटी देखो कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, सो नो। Whereas अगर हम pH 8 पर बात करते हैं, let's say this is the pH 8, so what we see is that amylase is working at its maximum activity at this pH. इससे पहले या इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि एंजाइम एक्टिविटी रैपिडली फॉल हो रही है, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज हो रहा है ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। एम आई क्लियर? सो दिस ग्राफ वर्क लाइक दिस। अगर किसी एक ही एंजाइम के लिए बनाएंगे तो इट विल बी अ सिंगल जो ग्राफ बनेगा, और दूसरा ये कि एक नैरो रेंज के अंदर एक्टिविटी ऊपर भी जा रही होगी और वापस नीचे आ रही होगी, क्योंकि अगर पीएच इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ऑप्टिमम से ऊपर लेके जाएं या ऑप्टिमम से नीचे लेके जाएं, दोनों सूरतों के अंदर जो एंजाइम के बॉन्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, एंजाइम का शेप मॉडिफाई हो जाएगा। आर बी क्लियर? Yes. Any questions, any confusion? No. That was it about the effect of pH. क्या तुम लोगों ने कुछ ओ लेवल्स के मुकाबले में नया सीखा एक्सप्लेनेशन में टेम्परेचर और पीएच की? Yes. क्योंकि ये तो आप लोग ओ लेवल्स में पढ़कर आ चुके हैं ना, बट ए लेवल्स में यू नीड टू हैव अ वेरी करेक्ट एग्जैक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग योर रीजंस। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? फरजा, आयशा, निमरा, अब्बाद, अम्मारा? No, sir. नहीं. चलो, so that was it. Now let's move to the next factor, which is inhibitors. ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है एंड ए लेवल्स के अंदर दिस इज सम पार्ट ऑफ एंजाइम चैप्टर, जो कि बच्चों को मुश्किल असल में होता ही है कि वो ए लेवल वाले बच्चे जो ना वो कहते हैं एंजाइम तो सारा ओ लेवल वाला ही है, तो वो एक तो वैसे ही अपने जो पीछे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको याद सही से नहीं होते, वो जनरलाइज आंसर दे रहे होते हैं, आपको बड़ा एग्जैक्ट होना पड़ता है। फिर ये जो इनहिबिटर का टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ए लेवल्स में नया भी है, तो कहते हैं यार ये टॉपिक तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे weren't एक्सपेक्टिंग के एंजाइम में कोई ऐसी टेक्निकल चीज भी हो सकती है। खैर, इनहिबिटर किसे कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट के दोज agents which can slow down or stops activity of enzyme are called inhibitor। वो चीजें जो एंजाइम की एक्टिविटी, देखो अब तक तो हम देख रहे थे कि बढ़ाते कैसे, अगर कोई ऐसा फैक्टर है कि जो एंजाइम एक्टिविटी को कम कर दिया है, तो वो एजेंट्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक हो गया? अब इनहिबिटर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। एक को हम कहते हैं बेटा कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। एक को हम क्या कहते हैं? कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे को कहते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स।
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आए समझते हैं। बल्कि इसको अलग से हेडिंग बना लेते। बेटा एज द नेम सजेस्ट व्हाट आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात बड़ी फटाफट समझ में आ जाएगी। लेट्स से दिस इज एन एंजाइम मॉलिक्यूल एंड दैट्स राइट हियर is its active site। बेटा कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, इसको समझने के लिए यूं समझें कि दिस इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट, दिस इज द सबस्ट्रेट this is the actual substrate that will attach here। Competitive inhibitor is the duplicate substrate, is the fake substrate, is the fake substrate or duplicate substrate that looks like original substrate। क्या मैंने कहा? Competitive inhibitor is the molecule, competitive inhibitor is the molecule which looks like original substrate, and actually what happens is that it competes with original substrate to get attached to active site। क्या मतलब है, मेरी बात समझना जरा। हेलो हेलो हेलो